जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश सर अपने चैनल आपके चैनल जीएस पॉइंट बाय राकेश सर से पुनः एक बार उपस्थित हूँ आपके बीच में। दोस्तों, पिछला सैटरडे को जो मेरा टेस्ट हुआ था उसी का सॉल्यूशन लेकर आपके बीच में उपस्थित हूँ। तो दोस्तों, हम देखने जा रहे हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन जो है कि आप देखते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष पहुंचा था। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है पुराना क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको दिखा रहा हूं। पहला क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी 1498। तो दोस्तों, इस तरह से मैं बता दूं कि वास्को डिगामा आपके पुर्तगाल का रहने वाला था और एक नाविक था। पुर्तगाल का यह नाविक अमेरिका को खोजने निकला था दोस्तों। अटलांटिक महासागर में रास्ता भटकने की वजह से इसकी रूट जो है हिंद महासागर की तरफ चली आई थी और यह उत्मासा द्वीप होते हुए, उत्मासा अंतरीप कहा जाता है दोस्तों उसको, होते हुए ये भारत तक पहुंचा था और यह भारत पहुंचने वाला पहला पुर्तगाली नाविक माना जाता है। तो दोस्तों, पहले का ऑप्शन बी सही है। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन कहता है ब्लू वाटर पॉलिसी निम्न में से कौन संबंधित है। दोस्तों, ब्लू वाटर पॉलिसी भी पुर्तगालियों की पॉलिसी थी और इस पॉलिसी के अंतर्गत पुर्तगालियों ने समुद्र में अपने शक्ति को मजबूत करने की नीति बनाई थी। दोस्तों, यह ब्लू वाटर नीति, यह नीति जो है फ्रांसिस्को अल्मीडा का है। तो दोस्तों, इस तरह से दूसरे का ऑप्शन बी सही है। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन कहता है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन हुआ। दोस्तों, पुर्तगाली उपनिवेश का जो प्रथम वायसराय है वह भी आपका फ्रांसीसी डी एल्मीडा हुआ। दोस्तों, ये भारत के संबंध में पूछा गया है कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन है, तो फ्रांसिस्को डी एल्मीडा है। दोस्तों, इसी के साथ मैं चौथा क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं और चौथा क्वेश्चन कह रहा है चौथा क्वेश्चन कह रहा है निम्न ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों, ये कंपनियां जो हैं सभी ब्रिटेन की हैं और ब्रिटेन की जो कंपनी है लिवेंट कंपनी, इसे भारत में पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। दोस्तों, ये महारानी एलिजाबेथ प्रथम के शासनकाल में गठित कंपनी थी। ऑटोमन साम्राज्य के लिए यह कंपनी गठित की गई थी। इसे ही भारत में पहली बार व्यापार करने की अधिकार पत्र दिए गए थे। दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन कहता है किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। दोस्तों, अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हराया था, ये बात को प्रश्न के रूप में पूछी जा रही है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा थॉमस वेस्ट के रूप में एक अंग्रेज अधिकारी था जिन्होंने हिंद महासागर के द्वीप स्वाली पर पुर्तगालियों को हराया था। इसी युद्ध के साथ नौसैनिक युद्ध था। इस युद्ध में पुर्तगालियों को ज़्यादा नुकसान उठानी पड़ी थी। दोस्तों, छठवां क्वेश्चन कहता है हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। दोस्तों, हुगली जैसा कि आप सबको मालूम है पश्चिम बंगाल का हिस्सा है और हुगली का युद्ध 1757 में हो चुका था। दोस्तों, हुगली के युद्ध में अंग्रेज और बंगाली नवाब के बीच में युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। दोस्तों, छठवां क्वेश्चन पूछ रहा है कि हुगली को किसने समुद्री लूटपाट का केंद्र बनाया। यह अंग्रेजों से संबंधित न होकर पुर्तगालियों से संबंधित है, अर्थात ऑप्शन ए सही है। दोस्तों, सातवां क्वेश्चन हमारा कहता है दोस्तों निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। दोस्तों, ये भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, इसका क्रम पूछता है दोस्तों। तो हम आपको बता दूं कि सबसे पहले पुर्तगालियों ने भारत में आने का काम किया था। अगर यूरोपियन के तौर पे कोई पहले आया भारत में तो पुर्तगाली हुए और सबसे अंतिम दौर में भारत से जाने वाले
भी पुर्तगाली थे। तो दोस्तों इस तरह से हम आपको क्रम बता दूं कि पुर्तगाली 1498 में आए थे, डच 1602 में आए थे, अंग्रेज 1604 में आए थे, फ्रांसीसी 1664 में आए थे और स्वीडिश 1731 में आए थे। तो दोस्तों सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। हम ऑप्शन में चेक करने का प्रयास करेंगे कि पुर्तगाली चौथे नंबर पे है, तो चौथा सबसे पहले किस ऑप्शन में है। तो दोस्तों हम सातवें का चौथा सबसे पहले देख पा रहे हैं, तो ऑप्शन बी में देख पा रहे हैं। दोस्तों एक ही ऑप्शन से हमें ये समझ में आ गया कि ऑप्शन बी सही है। फिर आठवां क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कर्नाटक का कौन सा युद्ध सुमेलित नहीं है। दोस्तों कर्नाटक के 3 युद्ध हुए थे जो अंग्रेजों के बीच और जो है पुर्तगालियों के बीच, सॉरी दोस्तों अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच यह युद्ध हुआ था। अब यह युद्ध पहला पुर्तगाली युद्ध 1746 से 48 के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन ए सही है, मीन्स कि यह युद्ध हुआ था। पूछ रहा है सुमेलित नहीं है दोस्तों। दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन कह रहा है युद्ध 1750 से 52। दोस्तों कर्नाटक का कोई भी युद्ध 1750 से 52 के बीच में नहीं हुआ है, अतः ऑप्शन बी सही है। दोस्तों मैं बता दूं कि कर्नाटक का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। अपने सत्ता को प्रमुख बनाने के लिए ये युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई थी, अंग्रेजों की जीत हुई थी। दोस्तों 9वां क्वेश्चन कह रहा है राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत-ए-आला की स्थापना की थी। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम होगा राजा रणजीत सिंह सिख के एक महान सम्राट थे। सिख साम्राज्य के महान सम्राट थे राजा रणजीत सिंह। क्वेश्चन पूछ रहा है अदालत-ए-आला की स्थापना कहाँ किए थे। तो ऑप्शन डी जो है दोस्तों लाहौर जो है सिख और पंजाब की राजधानी भी थी, सिख साम्राज्य की राजधानी भी थी और वहीं पर इन्होंने अदालत-ए-आला की स्थापना की थी। दोस्तों 10वां क्वेश्चन कह रहा है सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो दोस्तों सिख साम्राज्य के अंतिम शासक दिलीप सिंह थे। दिलीप सिंह वह अंतिम शासक हुए जिन्हें अंग्रेजों ने पराजित कर इन्हें अपदस्थ कर दिया था और सिख साम्राज्य को अपने अंडर मिला लिया था, अपने साथ मिला लिया था। दोस्तों 11वां क्वेश्चन कह रहा है भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी। दोस्तों भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी, यह क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और इसका आंसर होगा कार्नवालिस, लॉर्ड कार्नवालिस। दोस्तों लॉर्ड कार्नवालिस बंगाल का वह गवर्नर जनरल था जिसे कई कामों को लेकर हम लोग जानते हैं। दोस्तों लॉर्ड कार्नवालिस भारत में दास प्रथा को रोकने का कार्य किया था। दोस्तों नागरिक सेवा का जन्मदाता कहा जाता है लॉर्ड कार्नवालिस। दोस्तों पुलिस व्यवस्था को भी इन्होंने ही प्रारंभ कराया था। दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त के रूप में भी लॉर्ड कार्नवालिस को जानते हैं। दोस्तों लॉर्ड कार्नवालिस ऐसा गवर्नर जनरल है और एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल है जिसकी समाधि भारत में स्थित है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इसकी समाधि आज भी मौजूद है। दोस्तों हम 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों 12वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है लॉर्ड बेलेजिली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा शासक था। दोस्तों 12वां क्वेश्चन लॉर्ड बेलेजिली एक सहायक संधि को लेकर आया था जिसके अंतर्गत बहुत सारे राज्यों को अंग्रेजी शासन में मिलाया था। तो मराठा का वह कौन सा शासक था जिसने लॉर्ड बेलेजिली के सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था। पेशवा बालाजी द्वितीय। दोस्तों 12वां का पेशवा बालाजी द्वितीय हैं जिनको अपदस्थ करके यह कानपुर के पास बिट्ठूर में भेज दिया था दोस्तों और इनको पेंशन राशि देकर इनको जीवन निर्वाह करने का अवसर दिया था अंग्रेजों ने और मराठा राज्य को अपने अधीनता में स्वीकार कर लिया था। तो दोस्तों अंग्रेज इस राज्य को शामिल किए थे यह सहायक संधि के द्वारा और यह सहायक संधि अंग्रेजों और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच में हुआ था। दोस्तों 13वां क्वेश्चन कहता है विलय का सिद्धांत के तहत निम्न राज्यों का क्रमानुसार व्यवस्थित करें। दोस्तों ये 13वां क्वेश्चन है और 13वां क्वेश्चन के अंतर्गत हम देख पा रहे हैं कि क्रम पूछ रहा है कि सबसे पहला क्रम कौन है जिसको सहायक संधि के अंतर्गत विलय कराया गया था। तो दोस्तों सतारा, झांसी, बघात और उदयपुर। तो दोस्तों हम देखने का प्रयास करेंगे कि सतारा जो है वो कब जो है कि सहायक संधि के अंतर्गत स्वीकार किया गया था या अंग्रेजों ने हड़प लिया था। तो दोस्तों सतारा का जो आंसर होता है
1900 दोस्तों इसका ऑप्शन मैं बता रहा हूं, सी नंबर का ऑप्शन सही जा रहा है दोस्तों। अर्थात पहला सतारा हुआ था, दूसरा बघात हुआ था, और तीसरे नंबर पे उदयपुर था, और चौथे नंबर पे झांसी था। तो 1 3 4 2 का ऑप्शन दोस्तों ये सही है, अर्थात 13वें का सी नंबर सही है। तो इस तरह से दोस्तों 14वें की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश साम्राज्य का अवध में विलय हुआ। दोस्तों ब्रिटिश साम्राज्य का अवध में विलय हुआ, अर्थात हम कह सकते हैं कि अवध साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल हो गया। तो दोस्तों इसका ऑप्शन होता है, और जिसका ऑप्शन है जिसके आधार पर हम देख पा रहे हैं कि डी नंबर का ऑप्शन कह रहा है 1856 में। दोस्तों 1856 में वाजिद अली शाह के नेतृत्व में अवध जो है कि ब्रिटिश साम्राज्य या ब्रिटिश हुकूमत का हिस्सा बन गया था। दोस्तों 15वां क्वेश्चन कह रहा है वह व्यक्ति कौन था जिसने भारत में पहली बार जनगणना कराई थी। दोस्तों पहली बार जनगणना कराई थी, 15वां क्वेश्चन कह रहा है, उसके हिसाब से आंसर हमारा लॉर्ड मेयो होगा। दोस्तों लॉर्ड मेयो 1872 में पहली बार जनगणना कराने वाला गवर्नर जनरल था। दोस्तों मैं बता दूं कि लॉर्ड मेयो पहली बार जनगणना कराया था, जबकि नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 के साथ प्रारंभ होता है, जबकि लॉर्ड मेयो की जनगणना 1872 में कराई गई थी। तो दोस्तों नियमित जनगणना अगर पूछता तो हमें 1881 की जनगणना को देना पड़ता, लेकिन यहाँ दोस्तों पहली जनगणना पूछ रहा है, तो ऑप्शन हमारा डी यानी लॉर्ड मेयो का ऑप्शन सही है। दोस्तों हम 16वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। निम्न कथनों में से कौन सही है। तो दोस्तों निम्न कथनों में से कौन सही है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला दे रखा है कि लॉर्ड क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दोस्तों लॉर्ड क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये क्वेश्चन पूछा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर थे। विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर थे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन सही हो रहा है, क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिंक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए। तो दोस्तों हम लॉर्ड क्लाइव को इसलिए गलत साबित कर रहे हैं कि लॉर्ड क्लाइव बंगाल का गवर्नर था, न कि गवर्नर जनरल था। अगर पहला क्वेश्चन या इस तरह से क्वेश्चन पूछता कि बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था, तो यह हमारा ऑप्शन सही होता। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन पूछा है कि गवर्नर जनरल कौन लॉर्ड क्लाइव था, इसलिए यह ऑप्शन गलत है। तो हमारा बी ऑप्शन कह रहा है केवल 2, और ये बी सही है। 17वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित थी। तो दोस्तों 17वां क्वेश्चन कह रहा है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित थी। वॉरेन हेस्टिंग्स दोस्तों वह शासक था जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। वॉरेन हेस्टिंग्स की कई नीतियां भारत में आज भी जानी जाती है। जैसे आज क्वेश्चन पूछ दे कि वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर था। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। वॉरेन हेस्टिंग के समय 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट लाई गई थी। वॉरेन हेस्टिंग के समय भारत में सुप्रीम कोर्ट जो कोलकाता में स्थापित किया गया था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था। तमाम तरह के ऐसे क्वेश्चंस के आंसर हैं जो वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित हैं। दोस्तों हम 18वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों 18वां क्वेश्चन कह रहा है सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों हम इसको कहते हैं सर देशमुखी। दोस्तों सर देशमुखी जो है यह एक टैक्स था एक प्रकार का, जो 1/10 हिस्से में जो है लाया जाता था या प्राप्त किया जाता था। तो दोस्तों मराठों के राजस्व के दावे के संबंध में सर देशमुखी जो है ऑप्शन सही है। एक चौथ भी उसका टैक्स था और सर देशमुखी भी टैक्स था। तो सर देशमुखी 1/10 था और चौथ 1/4 था। दोस्तों 19वां क्वेश्चन कह रहा है शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री कौन कहा जाता था। मीन्स विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था। दोस्तों
तो शिवाजी का शासनकाल में विदेश मंत्री सुमंत के नाम से जाना जाता था। दोस्तों पेशवा जो है कि अष्टप्रधान में सबसे बड़ा प्रधान था। सचिव नाम से कोई व्यक्तिगत रूप से कोई पद नहीं था। पंडित राव धार्मिक मामलों को देखने वाला पद था। दोस्तों विदेश मामलों को देखने वाला जो नाम था उसे हम लोग सुमंत कहते थे। 20वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था और उस इतिहासकार का नाम पूछ रहा है। दोस्तों उस इतिहासकार का नाम है काशी राव पंडित। दोस्तों 20 नंबर का क्वेश्चन सही है। 20वां के अनुसार तीसरी लड़ाई पानीपत की किसने देखी थी, तो काशीराज पंडित नाम से व्यक्ति जो था वही जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई को देखा था। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। दोस्तों 21वां क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, भारत में किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। दोस्तों किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों आप कर्क रेखा को पिछले वीडियो में देख पाए होंगे कि कर्क रेखा पर हमने कितने अच्छे से वीडियो बनाया था। कर्क रेखा पर बसे हुए राज्य तथा संबंधित शहरों को भी बताने का प्रयास किया था कि कौन से रेखा पर दक्षिण में, कौन से रेखा पर उत्तर में शहर बसे हुए हैं, कौन से रेखा के ऊपर शहर बसे हुए हैं और कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो दोस्तों हमने बताया था कि कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा और मिजोरम से होकर निकलती है। तो दोस्तों जितने भी मैंने राज्य का नाम लिया है उसमें मणिपुर राज्य का नाम नहीं लिया है, अतः हम बता सकते हैं आपको कि मणिपुर ही ऑप्शन है जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। दोस्तों 22वां क्वेश्चन कह रहा है, भारत के किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित नहीं है। दोस्तों किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित नहीं है, तो आइजोल जो है यह दक्षिण में न होकर आपके उत्तर में है। तो इस तरह से दोस्तों आइजोल ही ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों 23वां क्वेश्चन कह रहा है, भारत के किस राज्य में 82.5 डिग्री देशांतर 23वां भारत के किस राज्य से 82.5 डिग्री देशांतर लाइन नहीं गुजरती है। दोस्तों 82.5 डिग्री देशांतर लाइन को हम यह कह सकते हैं कि भारत का मानक समय रेखा, और दोस्तों भारत के मानक समय रेखा को जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतरी रेखा है। और दोस्तों ये जो कितने राज्यों से गुजरती है उसका नाम मैं ले लूँ आपके सामने, तो यह है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। दोस्तों पूछ रहा है नहीं गुजरती है, मीन्स जिस राज्य से नहीं गुजरती है उस राज्य का नाम पूछ रहा है दोस्तों। तो ये झारखंड राज्य से होकर नहीं गुजरती है दोस्तों, ऑप्शन ए सही है। दोस्तों 24वां क्वेश्चन कह रहा है, भारत के किस राज्य की समुद्री सीमा सबसे अधिक लगी हुई है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको पिछले वीडियो में दिया गया था और आप देख पा रहे हैं कि भारत के किस राज्य की समुद्री सीमा सबसे अधिक है। तो दोस्तों अगर सामान्य क्वेश्चन होता तो इसमें गुजरात राज्य होते और गुजरात राज्य के अंतर्गत हम देख पाते कि गुजरात राज्य की समुद्री सीमा भारत में सबसे लंबी समुद्री सीमा है, लेकिन हमारे ऑप्शन में गुजरात राज्य नहीं है। तो हम दूसरा जो राज्य है समुद्री सीमा का वह आंध्र प्रदेश में है और आंध्र प्रदेश इस ऑप्शन में होने के नाते हमारा आंसर सी सही है। दोस्तों 25वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 25वां क्वेश्चन कहता है दोस्तों, पुडुचेरी कितने राज्यों में फैला हुआ है। दोस्तों पुडुचेरी हमारा केंद्र शासित प्रदेश है और दक्षिण में स्थित है। पुडुचेरी के 4 जिले हैं जो 3 राज्यों की सीमाओं को टच करते हैं या 3 राज्यों से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों 25वें का जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी में 3 राज्य दिखाया गया है, अतः ऑप्शन डी सही है। 26वां क्वेश्चन कह रहा है, तेलंगाना की सीमा कितने राज्यों से लगती है। दोस्तों तेलंगाना भारत का अंतिम राज्य है जिसे 2014 में बनाया गया था। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसकी सीमाएं कितने राज्यों से लगती है। तो इसकी सीमाएं कितने राज्यों से लगती है, पहले उन राज्यों का मैं नाम बता दूं। तो इसमें दोस्तों छत्तीसगढ़ है, इसमें महाराष्ट्र है, इसमें कर्नाटक है, इसमें आंध्र प्रदेश है और दोस्तों इसमें उड़ीसा है। अर्थात जब राज्यों की संख्या काउंट करेंगे तो ऑप्शन दोस्तों राज्यों का जो ऑप्शन काउंट करेंगे दोस्तों
तेलंगाना से संबंधित, तो ऑप्शन सी 5 राज्यों से संबंधित है। दोस्तों 17वां क्वेश्चन कह रहा है असम की सीमा किस राज्य से, 27वां क्वेश्चन कह रहा है असम की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है। दोस्तों असम भारत का वह पूर्वोत्तरी राज्य है जिसकी सीमाएं पूर्वोत्तर भारत की सभी राज्यों से लगती हैं। लेकिन दोस्तों सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा असम से नहीं लगती है। दोस्तों पश्चिम बंगाल बीच में आने की वजह से सिक्किम की सीमा असम से डायरेक्टली नहीं लग पाती है। दोस्तों तो इस हिसाब से त्रिपुरा से असम की सीमा लगती है, मिजोरम से लगती है, वेस्ट बंगाल से लगती है, लेकिन सिक्किम से सीमा नहीं लगती है। 28वां क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। दोस्तों 28वां क्वेश्चन कह रहा है पाकिस्तान की सीमा भारत के किस राज्य से सबसे अधिक लगती है। दोस्तों क्वेश्चन 28वां है, सबसे अधिक लगती है, ये क्वेश्चन पूछा है वो भी पाकिस्तान के साथ। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम होगा पाकिस्तान के साथ लगने वाले पड़ोसी राज्यों की सीमाएं जो हैं वो गुजरात से लगती है, राजस्थान से लगती है, पंजाब से लगती है और जम्मू कश्मीर से लगती है। दोस्तों जम्मू कश्मीर का पीओके को जब से भारत के मैप में शामिल किया गया है, पाकिस्तान से लगने वाले जो सीमाएं हैं उनमें जम्मू कश्मीर राज्य की सीमा सबसे अधिक लग रही है। तो दोस्तों इस तरह से जम्मू कश्मीर राज्य का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां क्वेश्चन है दोस्तों, म्यांमार की सीमा भारत के किस राज्य से नहीं लगती है। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि म्यांमार की सीमा भारत के किस राज्य से नहीं लगती है। दोस्तों इन बातों का ध्यान मैं हाईलाइट इसलिए कर रहा हूं कि आप प्रश्नों की व्यू को समझ लीजिए कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। दोस्तों कह रहा है म्यांमार के साथ भारत की सीमा नहीं लगती है। इसमें हम देखने का प्रयास करेंगे कौन ऐसा राज्य है जिसकी सीमाएं म्यांमार के साथ नहीं लगती है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश ए ऑप्शन लगती है, मणिपुर की लगती है, मिजोरम की लगती है। दोस्तों मेघालय की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है। दोस्तों मेघालय को 3 तरफ से असम ने घेर रखा है और एक तरफ से उसकी सीमाएं बांग्लादेश से लगती है। इस तरह से दोस्तों हम 29वां क्वेश्चन के बाद चलते हैं 30वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों 30वां क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस राज्य से चीन सबसे लंबी सीमा बनाता है। दोस्तों चीन की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से बनती है यह क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैं बता दूं सबसे लंबी सीमा लद्दाख के साथ बनती है। चीन के साथ लगने वाले राज्यों की सीमाएं दोस्तों एक लद्दाख है, सिक्किम है, उत्तराखंड है, अरुणाचल प्रदेश है और जो है कि दोस्तों हिमाचल प्रदेश है। तो इस तरह से लद्दाख एक ऐसा राज्य बनता है जिसके साथ चीन की सबसे लंबी सीमा लग रही है। नेक्स्ट हम दोस्तों 31वां क्वेश्चन कहता है कि 31वां क्वेश्चन कहता है भारत के किस राज्य से नेपाल की सबसे छोटी सीमा लगती है, मीन सबसे छोटी सीमा साझा करती है भारत की वह कौन सी राज्य है। दोस्तों उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, इस तरह से ये सभी राज्यों की सीमाएं लगती हैं और सिक्किम की भी सीमा लगती है। लेकिन सबसे छोटी सीमा पूछने के कारण हमारा ऑप्शन सिक्किम सही है। सिक्किम से 99 किलोमीटर लंबी ही मात्र सीमा लगती है हमारी नेपाल के साथ। दोस्तों हम 32वें क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं। 32वां क्वेश्चन कहता है कि भारत का मालदीव के बीच सीमा बनाता है। दोस्तों भारत मालदीव के साथ सीमा जो साझा करता है वह कौन सी जगह से साझा करता है। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल और 11 डिग्री चैनल। तो दोस्तों इसमें हम 9 डिग्री चैनल के साथ हम मालदीव और हमारा लक्षद्वीप एक दूसरे से अलग होते हैं। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन बी सही है। दोस्तों 33वां क्वेश्चन कह रहा है डंकन पासेज स्थित है। दोस्तों डंकन पासेज कहाँ स्थित है ये हमारा क्वेश्चन है। दोस्तों तो इस प्रकार से हम 33वें क्वेश्चन को देख पा रहे हैं। डंकन पास नामक जगह बंगाल की खाड़ी में है। यह 2 जगहों को अलग करता है। दोस्तों ऑप्शन 33 का दोस्तों ऑप्शन जो है कि हमारा ए सही है, जिसमें साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और दोस्तों ये डंकन पास के माध्यम से अलग होते हैं। हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं 34वें क्वेश्चन की तरफ
और दोस्तों 34वां क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं कि हमारे यहाँ 34वां ऑप्शन लिखा हुआ है, बाई फॉल्ट टाइपिंग गलत होने के नाते ऐसा हो पा रहा है। दोस्तों 34वां क्वेश्चन कह रहा है पार्क स्ट्रीट अलग करता है। पार्क स्ट्रीट जो है कि स्ट्रीट जो है कि एक ऐसा स्थान है जो किन को अलग करता है, ये संबंधित प्रश्न बन रहा है दोस्तों। तो इस तरह से हम देखें पार्क स्ट्रीट जो है कि आपके भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। दोस्तों ये म्यांमार की खाड़ी दोस्तों मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी के बीच स्थित पाक जल डमरू मध्य जिसको कहते हैं, पाक जल संधि जिसको कहते हैं, पाक स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है, वह भारत और श्रीलंका को अलग करता है। दोस्तों 35वां क्वेश्चन कह रहा है न्यू मुरे आइलैंड भारत के किस राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है। दोस्तों न्यू मुरे आइलैंड जिसे न्यू मूर द्वीप कहते हैं, वह आधिकारिक क्षेत्र के तौर पर देखा जाए तो वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल का हिस्सा है। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों न्यू मुरे आइलैंड को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद भी है। दोस्तों बांग्लादेश के करीब होने के नाते बांग्लादेश अपने अधिकार क्षेत्र में मानता है, जबकि भारत का उस पर कब्जा होने के नाते भारत अपना यह समझता है। तो दोस्तों न्यू मूर आइलैंड को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद भी है। दोस्तों 36वां क्वेश्चन कहता है दोस्तों 36वां क्वेश्चन कहता है भारत के किस राज्य में नेशनल हाईवे की लंबाई, दोस्तों लंबाई पूछ रहा है, अधिक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं आंसर जो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के रूप में है दोस्तों, वह महाराष्ट्र का ऑप्शन सही है। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता कि भारत के किस राज्य से सर्वाधिक नेशनल हाईवे गुजरते हैं तो उसमें उत्तर प्रदेश का आंसर सही हो जाता। उत्तर प्रदेश में 34 नेशनल हाईवे गुजरते हैं, जो भारत में सर्वाधिक नेशनल हाईवे गुजरने वाला उत्तर प्रदेश राज्य है, जबकि सर्वाधिक लंबी नेशनल हाईवे महाराष्ट्र से होकर गुजरती है। दोस्तों 37वां क्वेश्चन है भारत की बांग्लादेश लगने वाली कुल सीमा कितनी है। मीन्स भारत की बांग्लादेश के साथ लगने वाली कुल सीमा पूछ रहा है दोस्तों, तो 4096। मैं पिछले वीडियो में अपना बताया था कि बांग्लादेश के साथ भारत की जो सीमा लगती है वो सर्वाधिक लंबी सीमा है और वो 4096 किलोमीटर है। पिछला वीडियो देखकर हमारे देश के साथ लगने वाले देशों की जो सीमा है उसकी लंबाई देख सकते हैं, उसका क्रम देख सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हम यह वीडियो पिछले दिनों बना चुके हैं दोस्तों। इसका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 38वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्न में से कौन कलिक संश्लेषण करता है। दोस्तों कलिक संश्लेषण का सेंस ये हुआ कि काल के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, काल के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है। तो दोस्तों भूगोल के माध्यम से हम कालों के बारे में जानते हैं कि कौन सी काल की कौन से पहाड़, पर्वत, वनीय क्षेत्र या चट्टानें हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो कलिक संश्लेषण दोस्तों ये पीसीएस का पिछले दिनों का क्वेश्चन है 38वां, और इसका ऑप्शन आता है दोस्तों इसका ऑप्शन आता है भूगोल अर्थात ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 39वां निम्न में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो दोस्तों 39वां क्वेश्चन कह रहा है कौन सा ऐसा विद्वान था जिसने भूगोल का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो दोस्तों एरेटास्थनीस जो है भूगोल का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे। दोस्तों इसमें अरस्तु जो है कि समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र इत्यादि के जनक माने जाते हैं। गैलीलियो ने जो है कि दूरबीन के माध्यम से हमारे ग्रहों के बारे में जानकारी दिया था, तारों के बारे में जानकारी दिया था। एरोटोथस एक इतिहास से संबंध जुड़े हुए हैं। इस तरह से दोस्तों ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 40वां क्वेश्चन कह रहा है भारत में कौन सी राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है। दोस्तों ये भी वीडियो मैंने पिछले दिनों यूट्यूब पर डाले थे और इसमें भी कर्क रेखा संबंधित कौन सी राजधानी कर्क रेखा बसी है, कौन सी उत्तर और दक्षिण बसी हुई है, ये सारी बातें मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी राजधानी ठीक कर्क रेखा पर बसी हुई है। तो दोस्तों रांची जो झारखंड की राजधानी है वो ठीक कर्क रेखा पर बसी हुई है। दोस्तों 41वां क्वेश्चन है अनुच्छेद 21। दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 21 दया मृत्यु का कौन सा अधिकार से संबंधित है। मीन्स इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ दोस्तों कि अनुच्छेद 21 के तहत दया मृत्यु किसको किस तरह के दया मृत्यु दिए गए हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2018 में पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में एक सुनवाई हुई थी जिसमें कॉमन काज नामक एनजीओ की
याचिका पर यह सुनवाई करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया था कि भारत में पैसिव यूथनेशिया का अधिकार प्राप्त है ऐसे व्यक्तियों को जो मरने की पोजीशन तक पहुंच गए हैं, जीवन रक्षक उपकरणों से जी रहे हैं। दोस्तों, अगर वो उनके अंदर मरने की इच्छा हो तो डॉक्टरों की सलाह लेकर, गार्जियनों की सहमति लेकर उन्हें ससम्मानित मरने का अवसर दिया जाए। तो इससे संबंधित भी पिछला वीडियो हमारा जा चुका है दोस्तों। 41वां क्वेश्चन का ऑप्शन जो है दोस्तों इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। दोस्तों, हम देख पा रहे हैं कि पैसिव यूथनेशिया भारत में लागू है, एक्टिव यूथनेशिया भारत में लागू नहीं है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो मरने का अधिकार प्राप्त है वो सिर्फ पैसिव यूथनेशिया के अंतर्गत ही प्राप्त है। दोस्तों, हमारा 42वां क्वेश्चन कह रहा है 23वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा। दोस्तों, 23वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हमारा ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में ब्रिटेन में हुआ है। हम कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल के संबंध में एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी डाल चुके हैं। उस पर बहुत सारे संबंधित प्रश्नों का उत्तर मिल चुका है। आप हमारे वीडियो को देखे होते तो निश्चित तौर पर इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते। 43वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, न्यायालय के अनुसार जीवन के अधिकार में केवल जीना शामिल है, मरने का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है, किस वाद से संबंधित है। दोस्तों, मैं बता दूं 43वां क्वेश्चन का जो ऑप्शन है उसमें रतिनाथ बनाम भारत संघ है, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य है, अरोड़ा सानवाल बनाम भारत संघ है और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हम बी ऑप्शन जो है यह ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य 1996 के अंतर्गत हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत यदि जीने का अधिकार शामिल है तो उसमें मरने का अधिकार शामिल नहीं है। ऑप्शन बी सही है। 44वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में ग्राम रक्षा गार्ड की स्थापना की गई। दोस्तों, 44वां क्वेश्चन कह रहा है ग्राम रक्षा गार्ड। शब्दों को ढंग से देखना चाहिए दोस्तों, प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना चाहिए जिससे आपके आंसर निकल सके। 44वां का आंसर दोस्तों आपके सामने 44वां का आंसर जो है दोस्तों उसमें ऑप्शन जो दे रखा है 2022 में ग्राम रक्षा की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन है इसमें जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, इसका आंसर ए सही है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के नागरिकों को उसकी संवेदनशीलता की परिस्थितियों को देखते हुए वहां की सरकार ने ग्राम रक्षा गार्ड की स्थापना की है, जिससे वहां सुरक्षा की भावना का विकास हो सके, सुरक्षित लोग महसूस करें, इसलिए गांव-गांव में इस प्रकार के दोस्तों 45वां क्वेश्चन कह रहा है 45वां क्वेश्चन कह रहा है मोदी जी द्वारा दिए गए 5 प्रण में कौन सम्मिलित नहीं है। दोस्तों, 5 प्रण को पंच प्रण के नाम से भी जाना जा रहा है और यह घटना 15 अगस्त 2022 को है, जब प्रधानमंत्री जी द्वारा लाल किले पर झंडारोहण करने गए हुए थे। तो उसी समय एक भाषण के दौरान पंच प्रण की स्कीम के बारे में उन्होंने जो है कि बोला था। तो दोस्तों, इस तरह से मैं बता दूं कि पंच प्रण के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आ रही है। हालांकि क्वेश्चन पूछा गया है कि उसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। तो दोस्तों, ऑप्शन देख पा रहे हैं, विकसित भारत 2047, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, एकता और एकजुटता। तो दोस्तों, मैं बता दूं इसमें पूछ रहा नहीं किया गया है, जबकि ये तीनों शामिल है। तो ऑप्शन डी अर्थात इनमें से सभी शामिल है। दोस्तों, 46वां क्वेश्चन कह रहा है 15 अगस्त 2022 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। दोस्तों, अगर हम बात करें कि 15 अगस्त 1947 से इस गणना के अनुसार इस बार भी अगर देखने का प्रयास करें तो 75 वर्ष हम आज़ादी के पूरा कर चुके हैं। तो 76वां वर्ष हम 76वें वर्ष में प्रवेश किए हैं। इस तरह से 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। दोस्तों, 47वां क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कितने स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया, मीन्स दर्जा दिया गया है। भारत से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, और इसका ऑप्शन 11 जो है, ऑप्शन ए में 11 स्थलों को शामिल करके इस समय रामसर साइट की संख्या 75 कर दी गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा ऑप्शन ए इस 11 स्थानों के साथ इस बार जो है कि रामसर साइटों की संख्या 75 की गई है। ऑप्शन ए सही है। दोस्तों, 48वां क्वेश्चन कह रहा है पहली बार रामसर सम्मेलन
का आयोजन कब किया गया था? तो दोस्तों रामसर सम्मेलन का आयोजन पहली बार कब किया गया था? मैं बता दूं कि ईरान के रामसर में इसका आयोजन किया गया था और 1971 में किया गया था। दोस्तों मैं बता दूं कि रामसर साइट को इसलिए सुरक्षित रखा जाता है क्योंकि वहाँ आर्द्र भूभाग है जो कई प्रकार से मानव जाति जीवन के लिए लाभकारी होता है। तो दोस्तों ऐसे भूभाग को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिए जो सम्मेलन पहली बार किया गया था वो 1971 में किया गया था, ईरान में किया गया था। दोस्तों मैं आगे भी बता दूं कि सर्वाधिक भारत में जो रामसर साइट हैं वो तमिलनाडु में हैं जिनकी संख्या 14 हो चुकी है, जबकि सर्वाधिक रामसर साइट के अंतर्गत भूभाग हैं वो गुजरात में हैं। कच्छ का रण क्षेत्र इसका एक बहुत बड़ा भूभागीय क्षेत्र है जो रामसर साइट के अंतर्गत जो है कि आर्द्र भूमि को संरक्षित करने वाले जगहों में से शामिल है। दोस्तों 49वां और अंतिम क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है डीआरडीओ का हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम होगा भारत में डीआरडीओ एक ऐसी एजेंसी है जो रक्षा सौदों से संबंधित जुड़ी हुई रक्षा उपकरणों की निर्माण भी करती है, उसके संबंध में रिसर्च भी करती है, नई नई शोध के अंतर्गत नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आती है। तो दोस्तों इसके नए अध्यक्ष के रूप में समीर बी कामत को नियुक्त किया गया है। दोस्तों एम सोमनाथ, जैसा कि आपको मालूम होगा ऑप्शन बी में दिखाया गया, सी में दिखाया गया दोस्तों एम सोमनाथ जो है कि इसरो के अध्यक्ष हैं, जबकि डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर बी कामत है। दोस्तों 50वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, दोस्तों 50वां और अंतिम क्वेश्चन है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हमारे देश में तब से 14 अगस्त को प्रत्येक वर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से मैं बता दूं कि यह दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान जो भारत से अलग हो गया था उसी को लेकर हम लोग प्रत्येक वर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाते चले आ रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारा जो दिवस है वह लास्ट टाइम पे शुरू हुआ है, पिछले वर्ष से इसको प्रारंभ किया गया है दोस्तों, और 14 अगस्त को प्रत्येक वर्ष विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाएगा। तो दोस्तों 50वें का ऑप्शन ए सही है। इस तरह से दोस्तों ये पिछले टेस्ट का सॉल्यूशन था। इस सॉल्यूशन में जो भी कुछ आपको कमी लगे आप कमेंट के माध्यम से जरूर बतावें, आप अपने दोस्तों के पास जरूर वीडियो को भेजें। दोस्तों आपसे ये उम्मीद है कि आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और जरूर आप अपने कमेंट के माध्यम से हमको बताने का प्रयास करेंगे ताकि हम इस वीडियो को और अच्छे से और बेहतर ढंग से आपके बीच में पहुंचा सकें। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।